हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पाथ डिफरेंस डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड होता क्या है, अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे और पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन डिस्कस करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक थिन फिल्म है, डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। पी क्यू अपर सरफेस हो गई फिल्म की, आर एस लोअर सरफेस हो गई। ठीक है, ये दो सरफेस अपन ने बना लिया। अब कोई लाइट वेव इंसिडेंट हुई, मान लो ये हमने एक रे बनाई है ए बी, जो कि पी क्यू सरफेस के बी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, आपतित हुई। ठीक है, यहाँ से इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ, आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब जब ये रे नंबर 1, 2 और 3 में डिवाइड हो गई, इसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा ए, सपोज जो हमने देखा था इसका ए आर हो गया और इस रे नंबर 3 का 80 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, अब रे नंबर 3 इस डी पॉइंट पर मान लो इंसिडेंट हुई और यहाँ पर अगेन इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट की, तो अभी हम इसको नहीं भी बनाएंगे तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम या तो इंटरफेरेंस पैटर्न रिफ्लेक्टेड पार्ट में देखेंगे और या फिर हम ट्रांसमिटेड पार्ट में देखेंगे। तो सपोज़ यहाँ पर ये लाइट जो इंसिडेंट हुई है इसका फिर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ, पार्शियली आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन। तो ये हुआ आंशिक परावर्तन, पार्शियली रिफ्लेक्शन पार्शियली रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हमारा काम अभी इसके आगे जैसे से आगे बढ़ेंगे एम्पलीट्यूड घटते जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, निग्लिजिबल रहेंगे। तो हमने सिर्फ डिस्कस किसको किया, सिर्फ ये दो वेव को रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखें आप कि रे नंबर 1 इंसिडेंट हुई बी पॉइंट पर, डिवाइड हो गई 2 और 3 में। 3 नंबर डी पर इंसिडेंट हुई 4 में और नेक्स्ट आगे एक ट्रांसमिटेड पार्ट में गई। 4 नंबर जो है ये फिर इस पॉइंट ई पर सपोज इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसका एक पार्ट नंबर 5 है। अब हमारा फोकस पूरा इस पे रहेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, जो रे नंबर 2 है बीसी डायरेक्शन में एयर में चली गई, लेकिन रे नंबर 3 ये बीडी डायरेक्शन में मीडियम में आई और फिर 4 जो है डीई डायरेक्शन में फिर मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद ई पॉइंट पर आके ये एयर में आ रही है। क्लियर, ये यहीं बी पॉइंट से एयर में चली गई नंबर 2, और जबकि नंबर 5 जो बाहर हमको एयर में मिल रही है ये यहाँ से होके फिर आई है ई पॉइंट पर और यहाँ से एयर में चल रही है। तो जब तक ये नंबर 5 यहाँ से होके रिफ्लेक्शन करके यहाँ आएगा और एयर में आएगा, तब तक ये रे नंबर 2 आगे चली जाएगी। मतलब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा, मार्ग अंतर आ जाएगा। हमको इन्हीं दोनों के बीच में जो कि इंटरफेरेंस कर रही हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया कि जितना ये चली है जितने समय में उसमें से माइनस कर देंगे जितना ये चली है सेम टाइम में। ठीक है, बी डी प्लस डी ई माइनस, अगर ये परपेंडिकुलर को हम नेमिंग कर दें एन से तो माइनस कर देंगे बी एन को। फिर ध्यान दें बी डी प्लस डी ई माइनस बी एन, ये हमको करना है। ये कहाँ चल रही है, फिल्म के अंदर, और ये कहाँ चल रही है, एयर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसके कैलकुलेशंस देख लेंगे, कैलकुलेशंस कैसे हो रहे हैं, किन ट्रायंगल्स का यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ट्रायंगल ये भी ध्यान में रखना कि ये इंसिडेंट एंगल आई है, सेम एंगल हमको यहाँ मिलेगा। यहाँ हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं ये दोनों पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, ये आर होगा और ये भी एंगल आर होगा। तो नीट डायग्राम अब हम देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, और इसमें हम कैसे डेरिवेशन आगे करेंगे, ये आपके लिए एक नोट्स टाइप के हैं पूरे, आप इसको प्रॉपर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में इसी तरीके से। तो अब देखें आप यहाँ पर कि
ए बी इंसिडेंट हुई बी पॉइंट पर, पार्शियली रिफ्लेक्शन करके बी सी डायरेक्शन में चली गई, पार्शियली रिफ्रैक्शन करके बी डी डायरेक्शन में आ गई, डी पॉइंट पर आके फिर से इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ तो डी ई डायरेक्शन में गई, और फिर यहाँ से पार्शियली रिफ्रैक्शन करके ई जी डायरेक्शन में आ रही हैं। तो जितनी देर में बी डी और डी ई चल के ये वेव यहाँ ई पर पहुँची, उतनी देर में बी सी आगे निकल गई। कितना निकल गई, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमने क्या किया, बी डी प्लस डी ई पाथ माइनस बी एन करके पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने कुछ ट्रायंगल्स का यूज़ किया है। अब जैसे इंसिडेंट एंगल है, तो इंसिडेंट एंगल कौन कौन से हैं, तो एंगल आई बी एम, एंगल आई बी एम इंसिडेंट एंगल है। ऐसे ही एंगल एन ई बी, ये भी आई है, इसके बराबर है ये, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एंगल जो है हमारे पास कौन से हैं, अगर हम इसको एम डैश नेमिंग दे देते हैं तो ये एम डैश बी डी हो गया, और सिमिलरली एन डैश डी बी हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है, इक्वल हो गए। पाथ डिफरेंस हमने कैसे निकाला, पाथ डिफरेंस बी डी प्लस डी ई कहाँ चल रहा है, फिल्म में, माइनस बी एन कहाँ चल रहा है, एयर में। तो अब क्या हम इनको माइनस कर सकते हैं, ये तो मीडियम में है, ठीक है, और ये एयर में है, तो सेम तो नहीं हुआ। तो हमने दोनों मीडियम को सेम करने के लिए हमने क्या लिखा कि बी डी प्लस डी ई इन फिल्म इज इक्वल्स टू म्यू बी डी प्लस डी ई इन एयर, यानी कि इसको अगर हम इक्वल करना चाहें एयर के, तो इसमें म्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एयर के बराबर होगा। ये कैसे, तो ध्यान दें कि टाइम क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। हमने सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये सी बाय वी क्या हो गया, म्यू हो गया, म्यू एक्स क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और ये आपकी वेलोसिटी हो गई। तो ये भी एक टाइम हो गया। ये टाइम कहाँ लग रहा है, म्यू एक्स डिस्टेंस एयर में चलने में लगने वाला टाइम, और ये टाइम हो गया एक्स डिस्टेंस किसी मीडियम में। तो ये जो किसी मीडियम में, किसी माध्यम में चलने में लगा समय एक्स डिस्टेंस, उतना ही टाइम कहाँ लग रहा है, एयर में म्यू एक्स डिस्टेंस। तो इस थ्योरी से हमने इसको इक्वल कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपने इक्वेशन नंबर 1 को इन फिल्म की जगह क्या कर सकते हैं, म्यू का मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम कर देंगे, तो हमारा पाथ डिफरेंस का इक्वेशन हो जाएगा डेल इज इक्वल्स टू म्यू बी डी प्लस डी माइनस बी एन। मतलब जब तक ये वेव यहाँ से घूम के यहाँ पर आई और एयर में गई, तब तक ये कितना आगे चली गई, तो ये हमने माइनस करके कैलकुलेट कर लेना है। अब आगे ध्यान देंगे कि यहाँ इस ट्रायंगल में यहाँ बी एन डैश इज इक्वल्स टू एन डैश ई है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर बी डी इज इक्वल्स टू डी ई है। तो बी डी और डी ई ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी डी इस डी ई के बराबर हो जाएगा, तो 2BD हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब हमने ट्रायंगल का यूज़ किया, कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, अब हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे बी डी एन डैश। इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा, हमारा ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो सेक आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाय एन डैश डी, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो हमने फिल्म यूज़ की है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा ना, तो ये क्या है, म्यू, और इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, और वो थिकनेस कितनी है, टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी, बी डी इज इक्वल्स टू एन डैश डी सेकार हुआ, एन डैश डी की आप वैल्यू यहाँ से टी पुटअप कर दोगे। अब एक और ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे, और वो ट्रायंगल कौन सा यूज़ करेंगे, ये हम ये सब क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको बी डी की वैल्यू भी चाहिए और हमको बी एन की वैल्यू भी चाहिए। तो बी डी की वैल्यू तो हमने निकाल ली इस ट्रायंगल का यूज़ करके, अब हम चाहते हैं बी एन की वैल्यू। तो बी एन की वैल्यू किस ट्रायंगल से निकलेगी, बी एन ई ट्रायंगल से। तो यहाँ से हमने क्या अप्लाई किया, साइन आई सॉरी साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एन अपॉन बी ई, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू साइन आई, तो बी एन इज इक्वल्स टू, फिर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, बी ई साइन आई। अब बी ई क्या है, ये है, अब बी ई क्या हो जाएगा, बी एन डैश इज इक्वल्स टू एन डैश ई, तो बी ई इज इक्वल्स टू 2B एन डैश। अब हम बी एन डैश की वैल्यू भी निकालेंगे, तो अगेन बी एन डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर बी डी एन डैश ट्रायंगल का यूज़ किया, मतलब बी एन डैश अपॉन एन डैश डी, यानी कि बी एन डैश इज इक्वल्स टू एन डैश डी टेंजेंट आर, और एन डैश डी यानी कि फिल्म की थिकनेस यानी कि टी। तो बी एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई, टी टेंजेंट आर, ठीक है। अब इस बी एन डैश की वैल्यू को आप कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में।
तो यहाँ पर 2t टेंजेंट r आ गया, ठीक है। तो bn की वैल्यू भी मिल गई हमको, ठीक है, 2t टेंजेंट r, ठीक, इनटू साइन आई ऑलरेडी है, तो bn हो गया हमारे पास इक्वेशन दिस। अब इस bn की वैल्यू इक्वेशन 8 से और bd की वैल्यू इक्वेशन 5 से हम इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, पाथ डिफरेंस। बहुत इजी डेरिवेशन है, आप म्यू की वैल्यू पुटअप कर दो, सेक को आप 1/cos r, और ये सारी वैल्यूज़ आप पुटअप करके कॉमन निकाल के जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको पाथ डिफरेंस किसके बराबर मिलेगा, 2μt cos r, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में दो वेव जो इंटरफेरेंस कर रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हमको ये भी देखना है कि जो लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है ना, जैसे यहाँ पर ये लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, आई एंगल बना रही है। अगर ये लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर होती, मतलब आई की वैल्यू 0 होती, तो हमारे इस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता, तो आई अगर 0 हो जाता तो आर भी 0 हो जाएगा, और उस केस में आर 0 तो कॉज आर क्या हो जाएगा, 1। तो पाथ डिफरेंस किसके लिए होगा, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने के लिए 2μt के बराबर होगा। ये सारे के सारे डेरिवेशन हमने किस पार्ट के लिए किए हैं, रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए। तो ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए हमको क्या मिलेगा, ट्रांसमिटेड पार्ट यानी कि अगर ये डायग्राम हम देखें, ये लाइट यहाँ आ रही और ऐसी आगे भी अगर लाइट यहाँ आती और यहाँ दो वेव मिलती और उनमें इंटरफेरेंस होता, तो उसका इक्वेशन भी हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, डेल इज इक्वल्स टू 2μt cos r। अब हम देखेंगे कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, अब इंटरफेरेंस तो हो गया, कोहेरेंट लाइट सोर्स मिल गए। कौन कौन से कोहेरेंट लाइट सोर्स हैं, तो कोहेरेंट लाइट सोर्स जो है हमारे पास वो ये दो हैं। रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए ये दो वेव हैं BC और EG, इनमें इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इंटरफेरेंस हुआ तो कंस्ट्रक्टिव हुआ या डिस्ट्रक्टिव हुआ, ये कैसे पता चलेगा, ये देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के लिए शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है ब्राइट और डार्क की। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि आप उसको कंपैरिजन करके पढ़ सको, रिफ्लेक्टेड पार्ट में क्या मिलेगा और ट्रांसमिटेड पार्ट में, इक्वेशन में डिफरेंस क्या है ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए स्टोक्स लॉ देख लें कि स्टोक्स लॉ क्या कहता है। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रेयर मीडियम है और वहाँ से कोई एक रे आ रही है डेंसर मीडियम की सरफेस पे, यानी जो हमने डायग्राम बनाया है, तो उसमें क्या होता है कि अगर डेंसर मीडियम से उसका रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो उस वेव में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वेव इंसिडेंट हुई, डायग्राम आप अच्छे से समझ चुके हो। तो जैसे ही यहाँ पर इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रे जो आ रही है डेंसर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम की सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि इस वेव में रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा या पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये विथ डायग्राम अपन लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, λ/2 का जो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है ना, वो तो आएगा ही आएगा, साथ में λ/2 और जुड़ेगा यहाँ पर, नॉट इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान दें कि if a ray incident from rare medium is reflected from the surface of a denser medium, an additional path difference λ/2 और phase change pi is introduced in it, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल्स टू 2μt cos r तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, और स्टोक्स लॉ की वजह से जो रे नंबर BC है उसमें λ/2 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन ये रहेगा। अब आप लोग ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड पार्ट में ही BC वेव में λ/2 जुड़ रहा है, ठीक है। अब हम देख लें कि BC में क्यों, तो BC यहाँ डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्शन कर रही है, ये तो नहीं कर रही, ये तो पहली बात रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रही है इस सरफेस पर, ये तो नीचे वाली सरफेस पर रिफ्लेक्शन कर रही है, और यहाँ पर भी डेंसर से यहीं वापस सेम मीडियम में आ रही है,
रेयर से डेंसर में नहीं जा रही है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी आई तो यहाँ पर क्या कर रही है ये सिंपल रिफ्रैक्शन कर रही है। तो इस वेव में कहीं पर भी λ/2 नहीं जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ BC में जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तब यहाँ पर λ/2 एडिशनल पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस या मार्ग अंतर वो इसमें जुड़ जाता है। और कैलकुलेटेड कितना है, कैलकुलेटेड हमने निकाला था डेल इज इक्वल्स टू 2μt cos r प्लस λ/2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर फ्रिंज ब्राइट होती तो पाथ डिफरेंस कितना होगा और डार्क होगी तो कितना। तो ये हम फर्स्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है n λ। तो इस डेल की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुटअप कर देना है और सॉल्व करोगे आप तो 2μt cos r इज इक्वल्स टू 2n-1 λ/2 मिलेगा। और अगर हम रिफ्लेक्टेड पार्ट में ही डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो डार्क फ्रिंज के लिए डेल की वैल्यू होती है 2n+1 λ/2, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेम इक्वेशन में डेल की ये वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, इसका इक्वेशन मिलेगा सॉल्व करने पर 2μt cos r इज इक्वल्स टू n λ, ठीक है। अब यहाँ ये भी ध्यान देना कि जब हम ब्राइट फ्रिंज की यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डेल इज इक्वल्स टू n λ में n क्या है, नंबर है, तो n नंबर किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n की वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिटेड पार्ट की। ट्रांसमिटेड पार्ट यानी कि नीचे वाला पार्ट। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि ट्रांसमिटेड पार्ट में भी पाथ डिफरेंस तो हमको उतना ही मिलेगा, डेल इज इक्वल्स टू 2μt cos r, लेकिन यहाँ पर एडिशनल पाथ डिफरेंस जो यहाँ मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी स्टोक्स लॉ नहीं लगेगा। स्टोक्स लॉ नहीं लगेगा तो λ/2 भी यहाँ ऐड नहीं होगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा, हमारा फाइनल इक्वेशन ही होगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल की वैल्यू n λ पुटअप कर दो, सेम इक्वेशन रहेगा 2μt cos r इज इक्वल्स टू n λ। अब यहाँ पर डेल इज इक्वल्स टू n λ में n किसके बराबर है, 0 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से चलेगी वैल्यू। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेल की वैल्यू पुटअप कर दोगे पाथ डिफरेंस तो 2n-1 λ/2 हो जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब आपने डेल की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप किया फॉर ट्रांसमिटेड पार्ट तो आपको इक्वेशन क्या मिला, 2μt cos r इज इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन, दोनों कंडीशन में जो यहाँ पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए मिल रहा है वो यहाँ डिस्ट्रक्टिव के लिए मिल रहा है, और जो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का इक्वेशन है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव का, यानी कि दोनों पैटर्न एक दूसरे के कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। तो फ्रिंजेस इन द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड पार्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं। जो यहाँ पर ट्रांसमिटेड पार्ट में डार्क मिल रहा है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट में ब्राइट होता है, और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट में डार्क होगा वो यहाँ पर ब्राइट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो है एनर्जी कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।